हेलो स्टूडेंट्स। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आज आपके लिए आपकी ही पुस्तक हमारी विरासत कक्षा 6 का पाठ 2 अनोखा सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत का सारांश लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। यह पाठ अनोखा सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत के साहसिक जीवन और कार्यों पर आधारित है। देखो बच्चों, सर्वेयर किसे कहते हैं? सर्वेयर वह आदमी होता है जो जमीन क्षेत्र की सही लंबाई चौड़ाई उसकी सीमा मापकर उसका क्या बनाते हैं? नक्शा बनाते हैं। और ये लोग ऊंचाई और ढलान का भी पता लगाते हैं। तो नक्शा बनाने वाले को ही क्या कहा जाता है? सर्वेयर कहा जाता है। तो ये पाठ पंडित नैन सिंह रावत जो कि एक सर्वेयर थे उन पर आधारित है। नक्शे मानव सभ्यता की महत्वपूर्ण खोज हैं जिनसे हम घर, गांव, शहर, राज्य, देश और पूरी दुनिया को जान सकते हैं। एक समय तिब्बत रहस्यमयी और बाहरी लोगों के लिए बिल्कुल निषिद्ध फॉरबिडन लैंड माना जाता था। निषिद्ध मतलब यहाँ तिब्बत में जाना नामुमकिन था। तिब्बत के अंदर बाहर के दूसरे देशों के लोगों को बिल्कुल जाने में मनाही थी। ब्रिटिश सरकार भारत का नक्शा तैयार कर चुकी थी, लेकिन तिब्बत तक पहुंचना बहुत कठिन और जोखिम भरा था। पकड़े जाने पर जासूस समझकर क्या दिया जाता था? फिर मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। तो तिब्बत में दूसरे देशों के लोगों को जाने में बिल्कुल मनाही थी। अगर कोई आदमी दूसरे देश का तिब्बत में जाते हुए तिब्बत की सीमा के अंदर पकड़ा जाता था तो उसे क्या दिया जाता था? मृत्युदंड दिया जाता था। ऐसे समय में सर्वेयर जनरल मॉन्टगोमरी, तो एक सर्वेयर कौन थे उस समय? ब्रिटिश साम्राज्य के समय मॉन्टगोमरी थे। उन्होंने भारतीयों को भेजने का विचार किया। कहाँ भेजने का विचार किया उन्होंने? तिब्बत के अंदर। तो इसी में उन्होंने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मिलम गांव में जन्मे नैन सिंह रावत और उनके चचेरे भाई माणी सिंह को वे उपयुक्त लगे थे। और शिक्षा की कमी के बावजूद नैन सिंह ने जीवन संघर्ष और व्यापारिक यात्राओं से पहाड़ों का ज्ञान, अनुभव और तिब्बती भाषा सीखी हुई थी। देखिए, शिक्षा की कमी के बावजूद मतलब ज़्यादा वो शिक्षित नहीं थे, फिर भी नैन सिंह ने जो अपने जीवन का उनका संघर्ष रहा, उसी संघर्ष से उन्होंने बहुत सारे व्यापारिक जो यात्राएं थी उनसे पहाड़ों का ज्ञान उनको हुआ, अनुभव हुआ और उन्होंने तिब्बती भाषा भी सीख रखी थी। नक्शा बनाने के लिए उनके पास केवल कंपास, थर्मामीटर और दूरी मापने का अनोखा तरीका था। पैरों में निश्चित लंबाई की रस्सी और गिनती के लिए 100 मनकों की माला। तो वे दूरी मापने के लिए देखो कौन सा तरीका अपनाते थे। एक तो पैरों में निश्चित लंबाई की रस्सी और दूसरा था उनके पास क्या थी? 100 मनकों की माला। बौद्ध भिक्षु का वेश धारण कर वे काठमांडू से तिब्बत गए। उन्होंने फिर किसका वेश धारण किया? एक बौद्ध भिक्षु का। और फिर वो काठमांडू से कहाँ गए? तिब्बत। माणी सिंह तो असफल हो गए। जो उनके चचेरे भाई थे माणी सिंह, वे असफल हो गए। लेकिन नैन सिंह ने 4 यात्राएं बहुत सफलतापूर्वक की। इन यात्राओं में उन्होंने लहासा और कैलाश मानसरोवर, चमोली का माणा पास, थोक जालून, लेह, यारकंद, लद्दाख से लहासा और असम तक की कठिन यात्राएं की। तो वे जब तिब्बत की ओर गए तो उन्होंने देखो लहासा, कैलाश मानसरोवर, चमोली का माणा पास, थोक जालून, लेह,
यारकंद, लद्दाख से ल्हासा और असम तक की बहुत कठिन यात्राएं उन्होंने की। उन्होंने ल्हासा, तिब्बत की राजधानी का नाम क्या है, ल्हासा, को दुनिया से परिचित कराया। लगभग 800 किलोमीटर की ब्रह्मपुत्र नदी यात्रा कर उन्होंने सिद्ध किया कि संगपो और ब्रह्मपुत्र एक ही नदी हैं। देखो बच्चों, जो हमारे देश में ब्रह्मपुत्र नाम से नदी जानी जाती है, तो वही नदी ब्रह्मपुत्र तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, सांगपो नाम से। तो इसी चीज़ को उन्होंने पूरी दुनिया को बताया। सतलुज और सिंध नदियों के स्रोत की जानकारी भी सबसे पहले उन्होंने ही दी। नैन सिंह एक शिक्षक भी थे, इसलिए उन्हें पंडित नैन सिंह रावत कहा जाता था। उनके कार्यों को देश विदेश में भी सराहा गया। रॉयल जियोग्राफिकल समिति ने स्वर्ण पदक, पेरिस की भूगोल समिति ने स्वर्ण जड़ित घड़ी दी। कर्नल यूले ने कहा कि एशिया का मानचित्र बनाने में उनका योगदान किसी भी अन्य व्यक्ति से सर्वोपरि है। तो जब उन्होंने तिब्बत की यात्रा करी तो देखिए उनको बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए। जियोग्राफिकल समिति ने उन्हें क्या दिया, स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। पेरिस की भूगोल समिति ने उन्हें स्वर्ण जड़ित घड़ी दी और कर्नल यूले ने भी उनकी प्रशंसा की। इस प्रकार नैन सिंह रावत ने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ निश्चय से तिब्बत और हिमालय क्षेत्र को दुनिया से परिचित कराया और भूगोल विज्ञान में अमूल्य योगदान दिया। ये कार्य देखो बच्चों बहुत कठिन था कि तिब्बत के क्षेत्र में जाना और वहाँ की नाप-जोख करना, है ना। तो लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और एक बौद्ध भिक्षु का वेश बनाकर वे तिब्बत की सीमा के अंदर घुसे और वहाँ उन्होंने बहुत जगह वो घूमे भी और पूरी दुनिया को उन्होंने तिब्बत और हिमालय क्षेत्र से परिचित कराया। अब बच्चों हम यहाँ पर कुछ इसी पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन प्रश्नों को अपनी एक नोटबुक में लिख भी सकते हैं ताकि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से भी याद हो जाएं। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, नैन सिंह रावत का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मिलम गांव में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मिलम गांव में। दूसरा प्रश्न देखो, नैन सिंह किस जिले के निवासी थे? तो ये कहाँ के थे? पिथौरागढ़ जिले के। अगला प्रश्न देखो बच्चों, तिब्बत को उस समय किस नाम से जाना जाता था? फॉरबिडन लैंड, निषिद्ध भूमि, मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर कोई दूसरे क्षेत्र का आदमी बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। तो तिब्बत में किसी और देश का अगर कोई आदमी उसकी सीमा में घुस जाता था तो उसे क्या दिया जाता था? मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार तिब्बत का नक्शा क्यों नहीं बना पा रही थी? तो इसका उत्तर है क्योंकि रास्ता दुर्गम, कैसा था? बिल्कुल दुर्गम और बर्फीला था, बर्फ़ ही बर्फ़ रहती थी तथा पकड़े जाने पर मृत्युदंड का खतरा रहता था, इसीलिए वे नक्शा वहाँ का नहीं बना पा रहे थे। अगला प्रश्न है, नैन सिंह रावत के चचेरे भाई का नाम क्या था? उनका नाम क्या था? माणी सिंह। अगला प्रश्न है, नैन सिंह को तिब्बती भाषा किससे सीखने का अवसर मिला था? तो उन्होंने किससे सीखी थी? व्यापारिक यात्राओं और तिब्बतियों के संपर्क में आने से। बहुत सारे तिब्बती या लोग उनसे मिलते थे तो वो तिब्बत उनसे सीख लेते थे। तो इस तरह से उनको तिब्बत की जो भाषा थी वो आने लग गई थी। अगला प्रश्न है,
नैन सिंह ने दूरी नापने के लिए कौन सा अनोखा तरीका अपनाया? तो उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया था? पैरों में निश्चित लंबाई की रस्सी बांधकर, तो जिससे वो जितना चलते वो उसे उतनी रस्सी को वो गिन लेते थे। और हाथ में उन्होंने 100 मनकों की माला पहन रखी थी, तो उससे वो एक जो अपना जितना भी वो चलते थे उसकी दूरी को नाप लेते थे। अगला प्रश्न है, नक्शा बनाने के लिए नैन सिंह किन 2 यंत्रों को साथ में लेके गए थे? पहला है कंपास, दूसरा है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर और कंपास से ही वे नक्शा बनाने के लिए कहाँ गए थे? तिब्बत। अगला प्रश्न है, नैन सिंह किस वेश में तिब्बत की यात्रा पर गए? इन्होंने कौन सा वेश धारण किया था? बौद्ध भिक्षु का वेश। अगला प्रश्न है, नैन सिंह की पहली यात्रा का मार्ग कौन सा था? तो इसका उत्तर है काठमांडू से लहासा, और वहाँ से कैलाश मानसरोवर होते हुए उनकी वापसी वहाँ से हो गई। अगला प्रश्न है, अपनी पहली यात्रा में वे कहाँ से होकर वापस लौटे? तो कहाँ से वापस लौटे थे वो? कैलाश मानसरोवर के रास्ते। अगला प्रश्न है, उन्होंने किस यात्रा में शिमला से लेह और यारकंद की यात्राएं की? तो इसका उत्तर है तीसरी यात्रा में वे शिमला से लेह और यारकंद की उन्होंने यात्रा करी थी। अगला प्रश्न है, नैन सिंह ने कुल कितनी यात्राएं तिब्बत की करी? इन्होंने कुल 4 यात्राएं करी थी। अगला प्रश्न है, उन्होंने किस नदी के साथ 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की? तो इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। अगला प्रश्न है बच्चों, किस नदी को उन्होंने संगपो और ब्रह्मपुत्र एक ही बताया? तो ये थी ब्रह्मपुत्र नदी को। उन्होंने ये बोला कि जो तिब्बत में सांगपो नदी बहती है वही हमारे देश में कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। सतलुज और सिंधु नदियों के स्रोत की जानकारी सबसे पहले किसने दी? तो ये थी नैन सिंह रावत जी ने। अगला प्रश्न है, नैन सिंह को पंडित क्यों कहा जाता था? क्योंकि वे एक शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, रॉयल जियोग्राफिकल समिति ने उन्हें किस सम्मान से नवाजा? तो कौन सा सम्मान उन्होंने दिया? उन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था। अगला प्रश्न है, पेरिस की भूगोल समिति ने उन्हें क्या भेंट दी? तो उन्हें एक स्वर्ण जड़ित घड़ी प्रदान करी थी। अगला प्रश्न है, कर्नल यूले ने उनके योगदान के बारे में क्या कहा? क्या कहा था उन्होंने? एशिया का मानचित्र तैयार करने में उनका मतलब पंडित नैन सिंह रावत जी का योगदान किसी भी अन्य जीवित व्यक्ति से सर्वोपरि है। तो बच्चों, ये आज का आपका इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। मैं आगे आपके लिए इसका अगला पार्ट 3 लेकर आऊँगी, आपकी विरासत का। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।